जय माता दी। क्लास 7 की बुक एन एलियन हैंड के एक और चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम, जिसका नाम है ब्रिंगिंग अप करी। करी इसमें किसका नाम है? करी इसमें नाम है एक एलिफेंट का। एन एलिफेंट नेम एज करी। करी जो है इसको किस तरीके से वो ब्रिंगिंग अप का मतलब होता है कि किस तरीके से ग्रो करते हैं, मतलब किसी की हम हेल्पिंग समवन ग्रो अप टू बी एन अडल्ट, कि मतलब बड़े करने के लिए, किसी का पालन पोषण करने के लिए करी का पालन पोषण किस तरीके से नरेटर ने किया है। तो वो इस चैप्टर में बताएंगे किस तरीके से करी बड़ा हो रहा है। तो शुरू करते हैं हम ये चैप्टर। करी अ 5 month ओल्ड बेबी एलिफेंट लिव्स एंड ग्रोज अप विद हिज 9 year ओल्ड फ्रेंड एंड कीपर। जो इसका कीपर है करी का, वो एक 9 साल का उसका फ्रेंड है या कीपर है, उसके साथ में बढ़ रहा है। और करी सिर्फ 5 महीने का है, मतलब बेबी एलिफेंट है। और वो उसके साथ में बढ़ रहा है, मतलब जो उसका कीपर है वो 9 साल का है, मतलब वो भी एक बच्चा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। करी डजेंट ईट मच, जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे। और करी कुछ ज्यादा कुछ नहीं खाता, बस 16 किलो क्या खाता है? ट्विग्स खाता है, मतलब जैसे होते हैं ना ये जो पत्तियां होती हैं वो सब खाता है, कॉम्प्ले ऐसी चीजें खाता है। टहनियाँ, अगर हम कहें कि ट्विग्स क्या होती हैं, टहनी, तो वो टहनी खाता है, वो भी 16 kg। अब आप ये देखेंगे कि मतलब ये ज्यादा नहीं है, क्या ज्यादा तो है लेकिन एक एलिफेंट को देखते हुए ज्यादा नहीं है। प्लेफुल एंड सेंसिटिव करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रॉनिंग। और इस तरीके से जो करी है वो काफी प्लेफुल है और सेंसिटिव है, और उसने एक बच्चे को बचाया, एक लड़के को बचाया डूबने से। तो किस तरीके से वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो करी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड वैन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ। करी जो था वो 5 महीने का था जब उसे मुझे दिया गया था, मतलब जब मेरे पास वो आया था, जब से मैंने उसका ध्यान रखना शुरू किया, वो 5 महीने का था। I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe। और मैं 9 साल का हूँ और मैं उसकी बैक पे तब पहुंच पाता हूँ जब मैं टिपटो खड़ा हो जाता हूँ। टिपटो मतलब जो पैरों की उंगलियां होती हैं, जैसे हम अपनी हाइट को ऊंचा दिखाने के लिए कैसे टिपटो पे खड़े होते हैं, मतलब आगे की उंगलियों पे खड़े हो जाना। तो मैं मतलब उचक के खड़ा होता हूँ, तब उसकी बैक तक पहुंच पाता हूँ। ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। और वो ऐसा लगता था कि वो इतना ही ऊंचा 2 साल तक और रहा था, मतलब 2 साल तक वो इतना ही ऊंचा था। वी ग्रीव टुगेदर, हम एक साथ बढ़ रहे थे। और दैट इज प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ ऑल टॉल। हम एक साथ बढ़ रहे थे, शायद मैं इसलिए भी नहीं पता कर पा रहा था कि एक्चुअल में वो कितना टॉल हो गया था। ही लिव्ड इन ए पेविलियन। वो एक पेविलियन में रहता था, मतलब एक उसको अलग से घर टाइप का बना के दे रखा था जिसपे रूफ थी कि उसको धूप वगैरह से बचाने के लिए। अंडर अ थैच्ड रूफ। थैच्ड मतलब जो मेड फ्रॉम स्ट्रो, स्ट्रो से बनी हुई जो रूफ थी, एक थैच्ड रूफ के रूफ बना रखी थी उस पेविलियन की, और उसमें वो जो एलिफेंट था वो रहता था, which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Carrie bumped against the poles as he moved about। और वो जो पेविलियन था वो किसके ऊपर मतलब उसको सहारा दे रखा था? थिक थिक ट्री स्टम्प्स, मतलब मोटे मोटे जो पेड़ के तने होते हैं उनसे उनको वो बना रखा था, मतलब नीचे के जो पोल्स थे वो उनसे बना रखे थे, क्योंकि अगर मोटी स्टेम होगी अगर पेड़ की, और उनसे अगर आप सहारा दोगे, एज ए पोल का काम करोगे, तो जब करी कुछ पोल्स के सहारे खड़ा होगा या फिर थोड़ा सा ऐसी हरकतें करेगा, तो मतलब उनका सहारा लेगा तो वो जल्दी से गिरेगा नहीं पेविलियन। इसलिए उसको किस पे बनाया हुआ था? मोटे मोटे ट्री स्टम्प्स पे बनाया हुआ था। वन डे ऑफ द फर्स्ट थिंग करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय। जो पहली थिंग करी ने जो की थी वो थी कि एक बच्चे की उसने लाइफ बचाई थी, एक लड़के की लाइफ बचाई थी। करी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरदलेस needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with।
करी ज्यादा नहीं खाता था, बट वो 40 पाउंड्स ऑफ ट्विग्स खा लेता था, मतलब 40 पाउंड टहनियों की खा लेता था एक दिन में, और उनके साथ में खेलता भी था, मतलब खेलता था, खाता था। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। मैं उसे रोज रिवर पे लेकर जाता था सुबह नहाने के लिए, नहलाने के लिए। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। वो जो था वो बैठ जाता था रिवर बैंक पे, जहाँ पे जो मिट्टी विट्टी सी होती है, सैंड बैंक जो साइड में मिट्टी होती है, तो मैं वो जो मिट्टी थी, वो क्लीन सैंड जो थी रिवर की, वो 1 घंटे तक उसकी पीठ पर रब करता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद में जैसे ही उसकी वो मसाज पूरी हो जाती थी, मतलब मैं उसकी उस पे जो मिट्टी मलता था 1 घंटे तक, उसके बाद में वो पानी में चला जाता था और फिर वो पानी में रहता था काफी टाइम के लिए। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी एंड ही वुड स्क्वील। और उसके बाद में जब वो बाहर आता था तो उसकी जो स्किन थी वो एबोनी की तरह शाइन करती थी, एकदम मतलब डार्क ब्राउन कलर की उसकी जो स्किन थी वो एकदम से शाइन करती थी। और स्क्वील करता था, मतलब ट्रम्पेट, मतलब जोर जोर से चिंगाड़ते हैं ना, वैसे स्क्वील करता था खुशी के मारे। और एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, और जैसे ही मैं उस पे पानी वगैरह डालता था तो उसको काफी अच्छा लगता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज द इजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल। क्योंकि मैं उसे उसके बाद में क्या करता था, उसके कान से पकड़कर उसे लेकर जाता था, क्योंकि कान से पकड़ना सबसे इजीएस्ट वे होता है एक एलिफेंट को ले जाने का, क्योंकि उससे वो समझता है, उसको ये पता है कि ये मुझे डायरेक्शन दे रहा है और मुझे इस तरफ जाना है। तो वो जो है, वो जो बच्चा है 9 ईयर ओल्ड, वो उसको पकड़कर और कहाँ की तरफ निकलता था, एज ऑफ द जंगल, जंगल के किनारे की तरफ जाता था। While I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner। और फिर मैं वहां पर उसको जंगल के किनारे छोड़कर, और मैं क्या लेकर आता था उसके डिनर के लिए, बहुत अच्छी अच्छी टहनियां, लूसियस मतलब डेलिशियस। वन हैज टू हैव ए वेरी वन हैज टू हैव ए वेरी शार्प हैज टू कट डाउन दीज ट्विग्स। और एक बहुत ही शार्प एक्स की जरूरत होती है, मतलब जो कुल्हाड़ी होती है, छोटी सी ऐसा टूल होता है जो बहुत ही शार्प होता है, वो ट्विग्स को काटने के काम आता है। उसको जो एक्स है, वो जो हैच है, उसको साफ कर शार्पन करने के लिए, मतलब उसको धार देने के लिए कम से कम भी आधा घंटा लगता है। आधे घंटे में उसे शार्प करते हैं, शार्प होगा तो ही अच्छे से ट्विग्स काट पाएगा वो। इफ अ ट्विग इज म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। और अगर कोई ट्विग खराब होती है, मतलब ऐसे होते कटी फटी सी होती है, जो मतलब बिल्कुल अच्छी से नहीं होती, म्यूटिलेटेड मतलब टॉर्न या मतलब डिसफिगर्ड, मतलब कटी फटी सी होती है, तो उसको एलिफेंट नहीं खाता है। इसलिए हमें साफ सुथरी ट्विग्स जो होती हैं वो तोड़नी पड़ती हैं, मुझे टहनी तोड़नी पड़ती हैं जो कि बिल्कुल साफ सुथरी हों। इसके लिए मुझे शार्प एक्स की जरूरत होती है, बिल्कुल वो जो टूल होता है वो बिल्कुल शार्प होना चाहिए। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब। ये कोई आसान काम नहीं है टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी। मतलब करी के लिए जो मैं टहनियां लाता हूँ, छोटी छोटी कॉम्पले लेकर आता हूँ, ये सब कुछ लाना कोई इजी जॉब नहीं है। आई हैड टू क्लाइम ऑल काइंड्स ऑफ ट्री टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। इसके लिए मुझे बहुत टाइप्स के ट्रीज के ऊपर चढ़ना पड़ता है, ताकि मैं डेलिकेट डेलिकेट जो कॉम्पले हैं और ट्विग्स हैं वो तोड़ पाऊं। As he was very fond of the young branches of the banyan tree which grow like a cathedral of leaves and branches। और उसको और भी क्या अच्छा लगता है कि जो बिल्कुल यंग ब्रांचेस पसंद है, जैसे बनियन ट्री की, और बिल्कुल इस तरीके से कि मतलब पूरे गुच्छे के गुच्छे लीव्स होती हैं, जो कच्ची कॉम्पले होती हैं वो उसे अच्छी लगती हैं। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च when I suddenly heard Curry calling to me in the distance। और एक दिन ऐसे ही मैं उसके लिए ट्विग्स एंड सैपलिंग्स इकट्ठा कर रहा था। उस टाइम पे मतलब स्प्रिंग डे था, एक मार्च में जो स्प्रिंग सीजन होता है, तो स्प्रिंग डे इन मार्च में मैं उसके लिए ये सब कुछ इकट्ठा कर रहा था कि सडनली मैंने उसकी आवाज सुनाई दी कि वो मुझे बुला रहा है। As he was still very young, he
द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी देन एन एलिफेंट। अभी वो इतना छोटा था इसलिए वो बुला रहा था, उसकी आवाज सुन के एलिफेंट कम लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कोई बेबी बुला रहा हो। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग, मुझे लगा कि कोई उसे हर्ट कर रहा है, हर्टिंग हिम उसे परेशान कर रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम बट ही वॉज नॉट देयर। सो मैं जहां से उसके लिए ट्विग्स इकट्ठी कर रहा था उस पेड़ से उतरा मैं और फटाफट भागा, वहां पर भागा जहां पे मैं उसके फॉरेस्ट के एज पे जहाँ पे उसे मैं छोड़ता हूँ, तो जहाँ पे मैंने उसे छोड़ा था वहां मैं भागा और मैंने देखा कि वहां पर करी नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, मैंने सब जगह देखा लेकिन वो मुझे नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ वाटर, मैं पानी के किनारे गया एंड आई सो अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबाउट इट्स सरफेस, और मैंने देखा कि कुछ चीज है जो स्ट्रगल कर रही है सरफेस के पास आने के लिए। देन इट रोज हायर एंड इट वाज द ट्रंक ऑफ माय एलिफेंट। फिर वो जो चीज थी वो स्ट्रगल कर रही थी ऊपर आने के लिए, वो देखा कि वो जब वो बाहर आई तो वो ये क्या, ये तो मेरे एलिफेंट की ट्रंक थी। I thought he was drowning. I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. अब मैं क्या करता है वो, मैंने मुझे लगा कि वो डूब रहा है और मैं हेल्पलेस था, मैं उसे बचा भी नहीं सकता था क्योंकि मैं पानी में जंप कैसे करता, मैं नहीं कर सकता था क्योंकि अगर मैं जंप करता भी तो मैं 400 पाउंड्स के इतना सारा वेट कैसे उठाता या फिर, और वो मेरे से भी ज्यादा ऊंचा था कि मतलब एक एलिफेंट को बचाना सच में मुश्किल था मेरे लिए। बट आई सा हिज बैक राइज अबाउ द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर। अब क्या होता है कि वो जैसे ही मुझे देखता है वो वापस से निकलता है, पानी से बाहर निकलता है जैसे ही मेरे पे नजर पड़ती है उसकी, और वो ट्रम्पेट करना शुरू कर देता है और शोर की तरफ, किनारे की तरफ आना शुरू कर देता है। मतलब वो चिंगाड़ना शुरू कर देता है, आवाज निकालना शुरू कर देता है और शोर की तरफ आने लग जाता है। देन स्टिल ट्रम्पटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर एंड आई फेल इनटू द स्ट्रीम। आई सो अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। और जैसे वो अभी ट्रम्पेट कर ही रहा था, आवाजें निकाल ही रहा था, और उसके बाद में वो ट्रम्पेटिंग करते हुए मुझे खींच लेता है पानी में, और जैसे ही मैं उसमें उस पानी की धारा में गिरता हूँ वैसे ही मैंने क्या देखा कि एक लड़का पड़ा हुआ है बॉटम ऑफ द रिवर, फ्लैट मतलब एकदम सीधा पड़ा हुआ है कि कोई डूबा हुआ था। आई हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज सम वॉट अफ्लोट। लेकिन मैं मतलब बॉटम तक तो नहीं गया था, मैं कुछ कुछ तैर रहा था, मतलब मैं कुछ ऊपर था पानी के। आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ and there Curry was standing, his feet planted in the sandbank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. अब क्या हुआ कि जो मैं फ्लोट कर रहा था और मैं कैसे कैसे कर कर सरफेस तक आया पानी की, क्योंकि मैं मेरे को भी तैरना नहीं आता था, मैं भी डूबने ही वाला था, लेकिन मैं कुछ पानी के ऊपर था और सांस लेने के लिए मैं और ऊपर आया, और करी वहां पे खड़ा हुआ था। उसके जो पैर थे करी के वो सैंड बैंक पे, मतलब जो मिट्टी होती है रिवर बैंक पे, उसमें थे, और मतलब ऐसे लग रहा था कि वो अपना जो ट्रंक है वो इस तरीके से दे रहा है जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा हो कि मतलब मेरी हेल्प करो। आई डाउट डाउन अगेन and pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down। और मैंने उसके बाद में हेल्प करने के लिए डाइव किया और बॉडी लेकर आया, जो लड़का डूबा हुआ था, जो डूब रहा था, उसको मैं ऊपर लेकर आया सरफेस तक। लेकिन मैं एक अच्छा स्विमर तो नहीं था, तो मैं स्विम तो कर नहीं सकता था किनारे तक, और जो पानी की धार थी वो भी काफी कम थी, मतलब स्लो बह रहा था पानी, तो वो मुझे और नीचे की तरफ धकेल रहा था। Seeing us drift by in the current, Curry who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water where I saw him stretch out his trunk again. अब
जो है वो पानी में हम किस तरीके से ड्रिफ्ट कर रहे थे, करी ने हमें देखा और वो मतलब वैसे तो वो काफी स्लो है, काफी मोटा तगड़ा है ना, इसलिए वो स्लो है, धीरे धीरे करता है सारा काम। लेकिन करी एकदम अचानक से बहुत तेज, एकदम बाज की तरह उसने डाइव डाउन किया, मतलब पानी में गया। हाफ वे जाने के बाद में उसने क्या किया, उसको मैंने देखा कि उसने ट्रंक को स्ट्रेच किया हमारी तरफ, और मैंने अपना हाथ भी आगे बढ़ाया उसकी ट्रंक को पकड़ने के लिए कि मैं उसकी हेल्प ले सकूं, लेकिन वो जो उसकी ट्रंक थी वो मेरे हाथ से फिसल गई। देन आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन। अब जो उसकी ट्रंक थी वो हमसे छूट गई और मैं महसूस कर रहा था कि मैं पानी में वापस जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे इस पिक्चर में जो है करी हेल्प कर रहा है, यहाँ पे जो उसका जो कीपर है 9 ईयर ओल्ड, उसके राउंड नेक में इसने अपना जो ट्रंक है वो डाल रखा है। एक और बॉय है जिसको ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आगे देखते हैं। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट under me, sorry, and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. अब क्या हुआ, जब मैं वापस डूबने वाला था, मतलब करी की जो सूंड थी वो मेरे हाथ से छूट गई, और उसके बाद में अब मैं वापस पानी में डूबने वाला था, लेकिन मैंने देखा कि पानी कुछ ज्यादा गहरा नहीं था, तो मैं रिवर के बॉटम तक गया, मतलब अपने पैर जो थे वो खड़े, मतलब टिकाए जो बॉटम में, और उसके बाद में मैंने एकदम खुद को स्टेबल किया पानी के अंदर, और उसके बाद में मेरे फीट से मैंने जोर से खुद को ऊपर की तरफ पुश किया, रिवर बेड की तरफ, और मतलब लाइक एन एरो, मतलब पूरी हिम्मत से खुद को ऊपर की तरफ पुश किया। और मेरे साथ में वो लड़का भी था, मैंने उसको भी पकड़ रखा था जो कि डूबा हुआ था। एज माई बॉडी रोज अबाउट द वॉटर आई फेल्ट ए लेसो अराउंड माई नेक, और जैसे ही मैं बाहर आया, मतलब पूरी फोर्स लगाकर, तो मैंने अपने नेक के चारों तरफ एक लेसो देखा, मतलब एक ऐसी नॉट देखी जैसा कि मैंने पहले पिक्चर में दिखाई थी, कि मतलब इस तरीके जैसे कि ये एलिफेंट ने डाल रखी है, कि मतलब एकदम नोट जैसी अपने नेक के चारों तरफ मैंने फील की। अराउंड माई नेक दिस फ्राइटेंड मी, आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी। मैं एकदम से डर गया क्योंकि उसने देखा नहीं कि ये ट्रंक थी, उसको लगा कि ये कोई वाटर एनिमल है और ये मेरे नेक के चारों तरफ है और ये मुझे अब निकलने वाला है। आई हर्ड करी स्क्वीलिंग एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक। अब मुझे पता चला कि जब मैंने करी की आवाज सुनी कि ये और कुछ नहीं है, करी की सूंड है जो मेरे नाक, जो मेरे गर्दन के चारों तरफ फैली हुई है। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, और हम दोनों को करी ने खींचकर किनारे तक पहुंचाया। करी वॉज लाइक अ बेबी, करी जो है वो एकदम बच्चे जैसा है। ही हैड टू बी ट्रेन्ड टू बी गुड, एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी, ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर। करी बिल्कुल बेबी की तरह है, उसको ट्रेन करना है, उसको अच्छा और अच्छा बनाने के लिए ट्रेन करना है। अगर उसे नहीं बताओगे तुम, अगर उसे ट्रेन नहीं करोगे तो वो और भी नोटी हो जाएगा, और भी ज्यादा शरारती हो जाएगा। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो टाइमली एलिफेंट्स को भी सिखानी होती हैं, उनको ट्रेन करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस वन डे somebody gave him some bananas to eat, जैसे कि एक दिन उसको वो इतना नटखट था कि फॉर इंस्टेंस आप अब एक दिन की बात बता रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ कि उसको किसी ने बनानास दिए खाने के लिए। तो उसको क्या हुआ कि वो बनानास खाने के बाद में वो बनानास के का मतलब उसको काफी पसंद आने लगे। ग्रेट लव फॉर राइप बनानास, ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर बनानास। तो उसको काफी पसंद आए, उसको काफी पसंद आने लगे अब बनाना। वी शुड टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर ए विंडो इन द डाइनिंग रूम। हम क्या करते हैं कि एक जो बड़ी सी प्लेट में उसमें फ्रूट्स वगैरह डालते हैं और उस विंडो के पास में रखते हैं, जहाँ जहाँ पे हमारा डाइनिंग रूम है उसकी विंडो के पास में रखते हैं। One day all the bananas on that table disappeared and my family blamed the servants for eating all the fruits in the house. और एक दिन क्या हुआ कि सारे उस प्लेट में से बनानास गायब थे जो कि हमारे डाइनिंग टेबल में थी।
जो प्लेट रखते थे जिसमें वो फ्रूट्स वगैरह थे, विंडो के अंदर रखते थे। तो हमारी फैमिली ने किसको ब्लेम किया? सर्वेंट्स को किया कि तुमने ही सारे फ्रूट्स खाए हैं। A few days later the fruit disappeared again. कुछ दिनों बाद में फिर फ्रूट्स गायब हो गए। This time the blame was put on me and I knew it had not done, sorry, I had not done it. अब की बार फिर जब फ्रूट्स गायब हुए तो अब की बार पहले सर्वेंट्स पे ब्लेम आया, अब की बार मैं था जिस पे ब्लेम आया, और मुझे पता था कि मैंने तो ये किया नहीं है। इट मेड बी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स। अब मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आया मेरे पेरेंट्स पे और सर्वेंट्स पे, क्योंकि उसने नहीं खाए तो उसको तो यही लग रहा है ना कि इन्होंने ही खाए हैं और मेरे पे ब्लेम कर रहे हैं, तो सर्वेंट्स नहीं खाए होंगे। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पैविलियन। नेक्स्ट टाइम फ्रूट फिर से गायब हुए और मैंने देखा कि एक बनाना स्मैश किया हुआ, मतलब एकदम ऐसे होता है ना कि बिल्कुल खराब सा किया हुआ, और करी की पैविलियन में गिरा हुआ मैंने देखा था। दिस सरप्राइज मी वेरी मच फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स। और मैंने देखा, मतलब मैंने देखा, लेकिन मैं सरप्राइज था क्योंकि मुझे पता था कि मतलब ये तो खाता नहीं है, करी तो फ्रूट्स थोड़ी खाता है, ये तो ट्विग्स खाता है। तो और मैंने उसके पास पहले कभी फ्रूट देखा भी नहीं था। नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table. अब वहां पर क्या हुआ कि एक दिन मैं बैठा हुआ था डाइनिंग रूम में और वो देख रहा था कि मैं कुछ फ्रूट लूं क्या इस टेबल पे से, मतलब ऐसा सोच ही रहा था, क्योंकि वही बात है, अगर मैं खाऊंगा तो बाकी के दिनों की चोरी भी मेरे सर पे आएगी, तो मैं बिना परमिशन के खाऊंगा तो आफत आ जानी है। विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, तो मैं अपने पेरेंट्स के परमिशन के बिना तो नहीं ले सकता था कि मैं लूं या नहीं लूं, ऐसा सोच रहा था कि इतने में a long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas। कि एकदम लंबी सी काली सी चीज आई जो कुछ सांप जैसी दिख रही थी, और वो विंडो में से आई और सारे बनानास उठाकर गायब हो गई। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड, मैं काफी डर गया था। Because I had never seen snakes eat bananas and I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take fruit। क्योंकि मैंने तो कभी स्नेक्स को बनानास खाते हुए नहीं देखा, और मुझे लगा कि ये कोई टेरिबल स्नेक ही होगा जो ऐसे चुपके से, स्नेक्स इन मतलब चुपके से अंदर आना, चोरों की तरह, एंड सारे फ्रूट्स ले गया। ये कैसा स्नेक है? आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम इन टू द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस। अब मेरे को क्या हुआ कि आई क्रैप्ट आउट, मतलब एकदम स्लोली मैं अपने रूम में से बाहर निकला, डाइनिंग रूम से, और मुझे काफी डर लग रहा था, क्योंकि मतलब मैं ये सोच रहा था कि ये जो स्नेक है ये मेरे घर में घुसेगा और उसके बाद में सारे बाकी के फ्रूट्स खाएगा और हमें भी खा लेगा, तो मतलब इसलिए मुझे काफी डर लग रहा था। एज आई वेंट आउट आई सॉ करीज बैक appearing in the direction of the pavilion and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up। अब मैं करी की पीठ देखी और मैं जैसे ही बाहर निकला मुझे लगा कि मैं करी की पवेलियन की तरफ जाऊं, उसकी डायरेक्शन में जाऊं, और करी मुझे चीयर अप करेगा, क्योंकि मैं काफी डरा हुआ था और मैं उसकी कंपनी चाहता था कि मैं उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करूं। आई रैन आफ्टर हिम इनटू द पवेलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास। मैंने क्या देखा कि मैं उसके पीछे जब भागा, पेविलियन के अंदर गया, मैंने देखा कि वो केले खा रहा था। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, मैं बिल्कुल सरप्राइज हो गया। एस्टोनिशमेंट मीन सरप्राइज्ड, कि मैं एकदम से सरप्राइज होकर खड़ा हो गया। द बनानास वर lying strewn all around him। He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing। और वो क्या कर रहा है कि सारे जो बनानास हैं वो इधर उधर बिखरे हुए थे, और वो अपनी लंबी सी जो ट्रंक थी उसको स्ट्रेच किया और एक जो दूर पड़ा हुआ था उस बनाना को उठाने के लिए, और जहां पर ये जो 9 इयर्स का जो बच्चा था वो खड़ा हुआ था, वो ये सब कुछ देख रहा है। दैट इंस्टेंट द trunk looked like a black snake and I realized that the curry was the thief। अब उसकी जो, जब उसने लंबी सी अपनी सूंड की उस केले को उठाने के लिए, तो वो बिल्कुल ब्लैक स्नेक की तरह ही लग रही थी। मेरे को पता चल गया
कि अब मुझे ये चीज रियलाइज हो गई थी कि करी है वो चोर. आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट ऑफ बाय द ईयर एंड joyously showed my parents that it was curry and not I that had eaten all the fruits these many weeks. तो मैं उसको काफी मजे से उसके कान जो है वो पकड़ के बाहर लेकर गया और मैंने अपने पेरेंट्स को दिखाया कि मैंने वो सारे फ्रूट्स नहीं खाए हैं जो इतने वीक से जो गायब हो रहे थे, ये खा रहा था. Then I scolded him, for elephants understand words as well as children, as I said to him. अब मैंने उसे काफी डांटा. एलिफेंट्स भी समझते हैं वर्ड्स की कोई हमें डांट रहा है. नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट्स यू विल बी विप्ड. और अगर अगली बार मैंने तुम्हें ऐसे फ्रूट्स चुराते हुए देखा तो मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊंगा बहुत तगड़ी. कि उसको डरा रहा है, उसको डांट रहा है कि अगली बार अगर तुमने फ्रूट चोरी किए तो मैं तुम्हें पीटूंगा. चाबुक से, विप से पीटना मतलब विप्ड मतलब चाबुक से पीटना. ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम इवन द सर्वेंट्स. वो जानता था कि हम उससे सब गुस्सा हैं. होंगे भी क्यों नहीं, कि भाई गलती उसकी थी. कभी सर्वेंट्स का नाम लगाया जा रहा था, कभी मेरा, तो ब्लेम कभी किसी पे आ रहा था. His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. वो बेचारे का जो प्राइड था वो इतना ज्यादा घायल हुआ कि मतलब इतना बुरा लगा उसे कि उसने बाद में कभी भी डाइनिंग रूम से कुछ भी नहीं चुराया. And then if anybody gave him any fruit he always squealed as if to thank them. और उसके बाद में कोई फ्रूट उसे देता था तो ही वो लेता था और फिर वो आवाज लगाता था, इस तरीके से आवाज निकालता था जैसे वो उनको थैंक्स बोल रहा हो, कि अब वो बिना किसी के दिए हुए कोई फ्रूट नहीं लेता था. एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, बट इफ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन ही विल रिमेम्बर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन. तो जब भी हम जो भी पनिशमेंट देते हैं एलिफेंट को, जब उसने कुछ गलत किया हुआ होता है तो वो उस पनिशमेंट को लेता है, मतलब वो पनिश हो जाएगा आपसे. लेकिन अगर उसने कुछ गलत नहीं किया है फिर भी आप उसे पनिश करोगे तो वो उस चीज को याद रखेगा और जब भी उसको मौका मिलेगा वो पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, मतलब जो तुमने उसके साथ में किया होगा ना वैसा ही वो आपके साथ करेगा. तो वो उस चीज को याद रखता है कि बिना कोई रीजन के अगर आप उसे पनिश करोगे तो. एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक. और एक एलिफेंट को ये सिखाना ही होता है कि कब उसे बैठना है, कब उसे चलना है, व्हेन टू गो फास्ट कब तेज चलना है, एंड व्हेन टू गो स्लो कब धीरे चलना है. यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच ए चाइल्ड. वो उसको भी ऐसी चीजें सिखानी पड़ती है जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं. इफ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन. अगर आप उसे कान से पकड़ोगे और धत बोलोगे तो वो नीचे बैठेगा. ये चीज उसे सिखानी पड़ती है. सिमिलरली इफ यू से माली एंड pull his trunk forward he will gradually learn that it is a signal to walk. अगर माली कहकर और उसकी सूंड पकड़ के खींचोगे आगे की तरफ, इसका मतलब है कि आप उसे सिग्नल दे रहे हो कि अब उसे चलना है. करी लर्न माली आफ्टर 3 lessons. करी ने माली वर्ड तो सीख लिया था कि माली बोलकर अगर ट्रंक कोई खींचेगा तुम्हारी आगे की डायरेक्शन में, इसका मतलब चलना है. वो 3 बार उसके लेसन हुए और ये चीज वो सीख गया. बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धत. लेकिन उसे 3 वीक लग गए धत सीखने में, कि धत बोले और कोई कान पकड़ के खींचे नीचे की तरफ, दैट मीन्स आपको बैठना है. वो चीज उसे 3 हफ्ते में समझ में आई. ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, क्योंकि उसे बैठना पसंद ही नहीं था. एंड यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन. क्या तुम्हें पता है कि उसे ऐसे धत बोलकर नीचे बैठना क्यों सिखाया जाता है? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू who take care of him, so that when he is 2 or 3 years old, कि जब वो बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा तो उसका ध्यान कौन रखेगा. तो ये चाहिए कि 2 या 3 साल का जब हो जाए वो, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लैडर. जब वो 2-3 साल का हो जाएगा तो आप सिर्फ लैडर के साथ ही उसके बैक तक पहुंच सकते हो. It is therefore better to teach him to sit down by saying dhat, so that you can climb upon his back, for who would want to carry a ladder around all the time. तो
इसलिए अच्छा है कि उसे बैठना सिखा दिया जाए, धत बोलकर किस तरीके से बैठना होता है। क्योंकि अगर तुम हर बार लैडर से चढ़ोगे उसकी बैक पे, तो कौन है ऐसा इंसान जो 24 घंटे या फिर हमेशा लैडर को साथ में रखेगा, मतलब कभी भी नीड पड़ सकती है लैडर की। तो द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल। और सबसे जो डिफिकल्ट चीज होती है, मतलब उसने माली भी सीख लिया था 3 लेसन में, 3 वीक्स में उसने दत्त सीखा, लेकिन सबसे डिफिकल्ट थिंग होती है एलिफेंट को सिखाना एक मास्टर कॉल। मास्टर कॉल क्या होती है? ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। 5 साल लगते हैं एकदम अच्छे से सिखाने में। द मास्टर कॉल इज ए स्ट्रिंग हिसिंग हॉलिंग साउंड एज इफ अ स्नेक एंड ए टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। मतलब एक मास्टर कॉल की बहुत ही अजीब सी आवाज होती है, जैसे कि हिसिंग और होलिंग जो साउंड होती है, जो कुछ मिक्स इनका, जैसे कि कोई स्नेक और टाइगर लड़ रहे हो एक दूसरे से, तो कैसी आवाज आएगी। तो इन दोनों का जो मिक्स होता है, कुछ ऐसी मास्टर कॉल होती है। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर। और ऐसी आवाज आपको उसके कान में निकालनी पड़ती है, ताकि वो समझ सके कि मतलब इस नॉइज के बाद में आपको वो क्या करना है, इसको मास्टर कॉल समझो और इसके बाद में तुम्हें कुछ एक्टिविटीज करनी होती है। वो कैसी होती हैं? एंड डू यू नो वॉट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। मतलब जब मास्टर कॉल आप देना सीख जाओगे, मतलब वो आप उसके ईयर में कहते हो और वो समझने लग जाएगा कि ये मेरी मास्टर कॉल है, तो उसके बाद में वो क्या करेगा मास्टर कॉल समझने के बाद? If you are lost in the jungle and there is no way out and everything is black except the stars above, you dare not stay very long anywhere. अगर कभी आप जंगल में गुम हो जाओ, कोई रास्ता आपको दिखाई ना दे, सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो, सिर्फ स्टार्स आपको दिखाई दें, और आप में और हिम्मत नहीं है वहां पर और रुकने की, मतलब आपको काफी डर लग रहा है, तो आपको मास्टर कॉल की जरूरत पड़ती है। द ओनली थिंग टू डू देन इज टू गिव द मास्टर कॉल एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक। उस टाइम पे आपको मास्टर कॉल देनी होती है जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो। तो उस टाइम पे एलिफेंट क्या करता है कि जो उसके एकदम फ्रंट पे में जो ट्री होता है, उसको वो क्या करता है, उखाड़ता है अपनी सूंड की हेल्प से। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे। इससे क्या होता है, सारे जो एनिमल्स होते हैं वो डर जाते हैं। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन्स फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। जैसे ही मतलब ऐसी आवाज आती है पेड़ के गिरने की, तो मंकीज अपनी नींद से उठ जाते हैं और वो ब्रांच टू ब्रांच भागना शुरू कर देते हैं। कैसे? जैसे ये मास्टर कॉल हो रखी है जैसे, और ये अपने सामने जो पेड़ था उसको तोड़ रहा है, और यहाँ पे मंकीज इधर उधर भागना शुरू हो गए हैं। बर्ड्स है, मतलब आवाजें होने लग जाती हैं। सारे जो एनिमल्स होते हैं फॉरेस्ट के, वो डरने लग जाते हैं। यहाँ पे आपको इस पिक में नजर आ रहा होगा। आगे देखते हैं। You can see him in the moonlight and you can almost see the stags running in all directions below. तो आप उनको मूनलाइट में देख सकते हो, मंकीज को। चारों तरफ जो होता है कि जो स्टैग्स वगैरह होते हैं, हिरन जो होते हैं, वो भी सारे डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब सारे जो एनिमल्स होते हैं वो डरना शुरू कर देते हैं। यू कैन ऑल्सो हियर द ग्रॉल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। कि टाइगर्स की आवाज भी आप सुन सकते हो डिस्टेंस से जो आ रही होती है। मतलब सारे एनिमल्स जो हैं वो इधर से उधर भागने लग जाते हैं, जो वो गुर्राते हैं ना, ग्रॉल करते हैं टाइगर, उनकी भी आवाज आप सुन सकते हो। इवन ही इज फ्राइटेंड, मतलब टाइगर भी डर जाता है। इवन मतलब होता ही ऐसा कि जब पेड़ गिराए जाते हैं, सारे जो एनिमल्स हैं इधर उधर भागने लग जाते हैं, तो टाइगर भी डर जाता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। तो इस तरीके से क्या करता है एलिफेंट जो होता है, वो जो पेड़ है वो उसके सामने होता है वो गिरा देता है, उसके बाद में उससे अगला गिराता है, फिर उससे अगला गिराता है, फिर उससे अगला गिराता है। इस तरीके से soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house। और इस तरीके से वो पूरी रोड बना देता है, मतलब रास्ता क्लियर हो जाता है। अब आपको नजर आता है कि आप फॉरेस्ट से कैसे बाहर निकलेंगे और आप घर जा सकते हो। तो इस तरीके से मतलब वो राइट वे बना देता है थ्रू द जंगल टू योर हाउस।
तो इस तरीके से मतलब जो मास्टर कॉल होती है वो कितनी खतरनाक होती है कि वो मतलब ट्रीज को गिराना स्टार्ट कर देता है। सारे एनिमल्स डर जाते हैं, तो कोई एनिमल आपके पास में नहीं आएगा, कोई आपको हार्म नहीं करेगा और आप अपने घर पे पहुंच सकते हो। तो ये एक ब्यूटीफुल सी एक बेबी एलिफेंट की स्टोरी थी, करी। और ये इसके जो राइटर थे वो धन गोपाल मुखर्जी, और ये हमें बहुत ही पसंद आई। होप यू ऑल्सो लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।